वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर और आज मेरे ख्याल है सबसे पहले तो मुबारकबाद बनती है ऑस्ट्रेलियन टीम को जिन्होंने वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया एंड ऑफ कोर्स अ विनिंग स्पिरिट जो कि इंडियन टीम ने शो किया। सिर्फ कुछ कसर स्टेडियम में स्पोर्ट्समैनशिप की इंडिया की तरफ से ये नज़र आई कि उतना उन्होंने चीयर अप नहीं किया ऑस्ट्रेलियंस के लिए जितना विनर्स के लिए करना चाहिए। तो वो स्पोर्ट्समैनशिप की कमी ज़रूर थी इंडियन क्राउड में, बट बहरहाल इंडियंस प्लेड वेल। रनर्स अप तक पहुंचना भी एक कामयाबी होती है और उसके बाद हार भी नहीं लगती। और ऑस्ट्रेलियंस की अगर बात करें तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया गए हों उन्होंने अपने बच्चों से लेके बड़ों तक उनको ग्रूम ही स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स वुमेन के तौर पे किया है। द होल कल्चर रिवॉल्व्स अराउंड द स्पोर्ट्स। तो जब वो जीतते हैं तो एक वो बड़ी ऑब्वियस सी बात फील होती है कि इन्होंने नहीं जीतना तो और किसने जीतना है। राणा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो अभी हम न्यूज़ रूम में बैठे मैच देख रहे थे तो हमारे न्यूज़ रूम के एक दोस्त हैं टैलेंट के, मंसूर नाम है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया ने कितने मैच जीते थे, तो एक लड़के ने कहा 10। तो उनका 10 बस। अच्छा, ठीक है ना। अब मैंने तो मैट्रिक विद साइंस किया, मलक का नहीं पता। तो वो स्पीड एंड वेलोसिटी का जो असूल है कि कहीं ना कहीं जाके वो ज़ीरो होती है। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम है, लेकिन इंडिया ने जेंटलमैन गेम का मुजाहरा नहीं किया। उसने जगह जगह बार बार अपने छोटेपन का मुजाहरा किया। लेकिन इस सारी गेम से और इंडिया के फाइनल हारने से एक चीज़ मैंने सीखी कि आपके साथ अंपायर भी हों, क्राउड भी आप इकट्ठा कर लें, को टिकटे शिकटे दे के, समझ रहे हैं टिकटें मलिक साहब जी में कह रहे हैं, टिकटें दे के, और जनाब अली आप ग्राउंड भी अपनी हो, ग्राउंड भी आपकी अपनी टीम हो, भी आपकी टीम भी आपकी अपनी हो, विकेट का इंतखाब भी आप खुद कर रहे हो। ओके, ठीक है ना, विकेट का इंतखाब भी आप खुद कर रहे हो। लेकिन बंदा कहीं रह जाता है और फिर बंदे को अंदाजा होता है कि सब कुछ उसके हाथ में नहीं होता। ठीक है ना, सब कुछ जो बज़ाहिर नजर आ रहा होता है कि सब कुछ हमारे हाथ में है और आखिर में पता चलता है कि हमारे हाथ में नहीं है, हाथ हो गया। तो ये जो हाथ हो गया, इससे मैंने आज वर्ल्ड कप के फाइनल में एक चीज़ सीखी कि जो लोग ये समझते हैं कि अंपायर को भी मिला लिया है, ग्राउंड भी है, ग्राउंड मैन भी हमारा है, विकेट भी हमारी मर्जी की है। अंपायर जिस बॉल को वाइड बॉल देना था इसलिए नहीं दे रहे कि कोहली ने सेंचुरी करनी है, जिस बॉल पे आउट होना था वो नहीं दे रहे थे कि रिव्यू में ये आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ था, लेकिन अगर आपके साथ अल्लाह ना हो तो आप ज़ीरो होते हैं। और ये बात हमारे जो लोग हैं ना, जो ये समझते हैं कि शायद ताकत और इक़्तिदार ही सब कुछ है, और वो क्या आप कमा लेते हैं, इतनी सारा कुछ कमा के, भारत ने इतने अरबों रुपए खर्च के, इतना कुछ खर्च के क्या कमाया? बिजनेस ले आए, अपने मुल्क में बिजनेस ले आए, पैसे सब कुछ है पूरी दुनिया के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर मुझे एक बात बताए, पूरी दुनिया के अंदर कोई आपका वकार, आपका मयार, आपकी इज्जत, आपकी प्रेस्टीज भी कोई चीज है कि नहीं है? अगर भी पैसे ही सब कुछ है, क्या कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, यही कहते हैं। तो मेरे ख्याल है वो इस तरह स्पोर्ट्स है। ये राणा साहब के तो आपको पता है 7 खून माफ है, मेरे लिए भाई या डार्लिंग है। मैं किस तरह मैं तो वैसे इससे डरता हूँ, मगर ये भूल गया है, ये खिताबत का तो शौकीन है ना, ये भूल गया है कि पाकिस्तान भी एक दफा मेजबान था। ये जितनी चीजें इंडिया पे लागू कर रहा है, हमारे फाइनल में कौन खेला था? ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। हम फाइनल पे नहीं पहुंच थे। तो पहले दिन के सवाल का वो जवाब है। दूसरा जो जवाब है, ये क्योंकि अमीर लोग हैं, ये तो पैसे की वैल्यू नहीं करते। 2 बिलियन US डॉलर कमाया, 2 बिलियन US डॉलर। और याद रहे कि हमने 600 मिलियन यानी कि बिलियन का आधे के पैसे लेके हमने सब ने पूरे दुनिया की 5वीं पॉपुलेशन ने सुख का सांस लिया जी। IMF से किस्त आ गई, पहली बात। दूसरी बात, ये हम जो मर्जी कह रहे हैं, ठीक है, हमारा एक इंडिया के लिए एक पैदाइशी हमारी जंग है, मगर इंडिया ने एक डिज़ायरेबल इमेज बनाया। उसने दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया, उन्होंने अपने आर्टिस्ट इन कराए हैं, उन्होंने अपना इमेज बनाया। वो फिर लंबी बात होगी। मेरा हाल इंडिया ने बड़ा ठीक ठाक दुनिया को एक इम्प्रेस भी किया इसके साथ। अच्छा, वो आप जो बात कह रहे हैं ना, ये मौके होते हैं एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के दुनिया में, इकोनॉमी एंड इम्पैक्ट बोथ। कतर में जब वर्ल्ड कप हुआ है, जो उन्होंने वहाँ पे फुटबॉल स्टेडियम बनाया, एक तो वो देखने के काबिल है। उसके बाद कतर ने अपनी एक न्यू आइडेंटिटी दुनिया को दिखाई
देखिए कतर को पहले फुटबॉल के लिए कोई हब तो नहीं समझता था, अब वो एक डेस्टिनेशन समझी जाती है। अब बार बार वहाँ मैचेस होंगे, वो उससे कमाएंगे। तो दिस इज हाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इनटू द मार्केट। मैं जो बात कर रहा हूँ, जो मलिक साहब बात कर रहे हैं, जिस वर्ल्ड कप की ये बात कर रहे हैं ना, उसके सेमीफाइनल पाकिस्तान इसलिए हारा था कि डिक्की बर्ड ने गलत आउट दिया था कासिम के अब्बू का। मुझे याद है, ठीक है, इन्हें याद नहीं है, इन्हें सिर्फ वो याद है कि स्टेडियम खाली था। अच्छा। मुझे याद है कि पाकिस्तान में बैठ के एक अंपायर ने पाकिस्तान का वर्ल्ड कप हरवा दिया था गलत आउट देके, डिक्की बर्ड ने, ठीक है। और ये बात कर रहे हैं, मुझे ये भी याद है कि मैंने हॉकी का यहाँ पे एक फाइनल देखा था, हालैंड वर्सेस पाकिस्तान, वर्ल्ड कप का था या चैंपियंस ट्रॉफी का था। जब हालैंड ने पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया था ना, आई वॉज अमंग देम जिन्होंने खड़े होके 5 मिनट तक तालियां बजाई थी हॉलैंड के लिए। मैं उसका हिस्सा था, ठीक है ना। ये तो पढ़ते हैं, अफसानवी चीजें पढ़ के बातें कर देते हैं ना, मैं तो वहां हिस्सा था। चीजें पढ़ते हैं ना, वो मेरे अल्फाज ही मेरे पे लगा दिए। जिगर की हालत ये है, इस बात में एक मिनट आप भी बोलिए, नहीं ये जरूरी है। जो वर्ल्ड कप में जनाब ने डाल दिया ना, बेनजीर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, अपने जाने जिगर चेयरमैन साहब छोड़ चुके थे। मैं उस वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ जिसका फाइनल लाहौर में हुआ था, तब ये चेयरमैन छोड़ गया। अच्छा, ये ठहरे, यही पे ठुक जाए। अच्छा, उस फाइनल को निकालें, अगर स्टेडियम खाली हुआ तो मलिक साहब जो कहेंगे ना, मैं वो सजा भुगतूंगा। अगर स्टेडियम खाली हुआ, मेरा पॉइंट है, नहीं आपने स्टेडियम खाली था। दूसरी चीज सुन ले, आपको तो चुके मलिक साहब ने खेला फाइनल, सुन तो ले मेरी, इंडिया ने तो फाइनल खेला। आपने कहा स्टेडियम खाली था, मैंने आपने ये कहा है, क्या मैंने ये नहीं कहा इन्होंने कि पाकिस्तान का स्टेडियम खाली था, कॉन्टेक्स्ट और था। अच्छा, नहीं, और आपको तो मलिक साहब, मैं गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि मैंने ये कहा कि आप पढ़ते हैं, आपको तो इसमें गुस्सा आना चाहिए कि मैं तो पढ़ते ही नहीं। ठीक है, उस फाइनल में क्या हुआ था? उस फाइनल में जावेद अशरफ मरहूम ने, मैं उसे शहीद कहता हूं, उसने बेनजीर की मौजूदगी में गुब्बारों के ऊपर नवाज शरीफ जिंदाबाद और बेनजीर मुर्दाबाद के गुब्बारे छोड़े थे और पूरी दुनिया के अंदर रोला पड़ गया था। ये आप कहते हैं ना जी, बड़ी बदतमीजी होती है सियासत, ये फला जो पीटीआई फला ये वो। आप सोचें कि वर्ल्ड कप फाइनल पूरी दुनिया कवर कर रही है, बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बैठी है, और हमने उनके खिलाफ वहां पे जो किया जिससे उन्हें एम्बेरसमेंट हुई, वो एक अलग चीज थी। लेकिन मैं क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम थी। इन लोगों ने, इंडिया ने अपने रवैये से ये बताया कि क्रिकेट जेंटलमैन गेम नहीं है, इट्स लाइक अ रग्बी, जिसके अंदर ताकतवर एक दूसरे को धक्के दे और वो कुचलते हैं एक दूसरे को। और उन्होंने क्रिकेट का इमेज जो है तबाह किया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो कैप्टन है, उसका एक जुमला कह के फिर आप अपनी तरफ जाइएगा, क्या तारीखी बात की उसने। वो खिलाड़ी और लेजेंड में क्या फर्क है? उसने कहा टॉस जीतने के बाद, जब मलिक साहब ने एक दफा कहा था कि देखिए जी, वो जब टॉस जीते और वो हमारा कप्तान बोलने लगा तो उन्होंने वो किया तो हमारा कप्तान दब गया। उसने कहा कि ये 1.5 लाख के क्राउड में मुझे बड़ा मजा आएगा जब ये सब खामोश हो जाएंगे और मैं विक्ट्री मनाऊंगा। एंड ही प्रूव्ड इट कि बड़े लोग किस तरह होते हैं, बड़ी टीमें, बड़े प्लेयर क्या होते हैं। समहाउ जो चीज माननी चाहिए ना और एक्नॉलेज करनी चाहिए वो ये है कि साउथ एशियन कल्चर में दिल बड़े नहीं है। I'll be very honest with you. Somehow, चाहे आप इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते, किसी की खुशी में खुश नहीं होते। जब आप 200 ये चीज आपको वेस्ट और यूरोप में ही मिलती है। मिलेगी 200 साल आपको। अगर इन्वेडर्स की आप हिस्ट्री कर लो, जहाँ पे बैठे हो, इस जगह में बैठे हैं, तो यहाँ तो मुझे लगता है 200 साल तो अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट पे रूल करके गया, फिर वो शुरू कर दो तो लिस्ट खत्म ही नहीं होती। जो कौम इतनी इन्वेजन सेगी, उसमें मोहब्बत, उसमें ये करेज नहीं रहती आपकी तारीफ करना। अच्छा, ये वही बात है, मार बड़ी पड़ी है टू मी। जब बच्चे हो जाते हैं, बच्चे क्या एडल्ट हो जाते हैं, 30 साल के भी हो जाते हैं, कहते हैं वो माँ बाप ने ये नहीं किया था इसलिए हम ऐसे हैं। तो किसी स्टेज पे जाके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ना कि नाउ यू हैव द चॉइस, अब तो चेंज हो जाए। 40% पाकिस्तानी जो है ना, उसने जिंदगी में एक कप पानी का साफ नहीं पिया। 50% पाकिस्तानी अंडर नर्श है। पाकिस्तान के रहने वाले 80% लोग दुनिया के स्टैंडर्ड पे गरीब हैं। इनसे आप एप्रिसिएशन मांग रहे हो यार? खुदा मैं मलिक साहब की बात को एग्री करता हूं। खुशी भूख से कहाँ खुशी निकलती है? 60% कब्रिस्तानों की कब्रों के ऊपर कोई फूल डालने वाला नहीं होता।
और उनके लीडरों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते। इस तरह नहीं होता, ठीक कह रहे हो, एप्रिसिएशन हेलीकॉप्टरों पे चार्टर्ड तैयारों से है फूल बरसाए जाते हैं। चले एक कैरेक्टर होता है ना, चले लेट्स मूव ऑन, इसलिए कि अभी कई मैचेस हैं जिसका हमने जिक्र करना है। रोना धोना अच्छा, ये है कैरेक्टर। एक मैच का और जिक्र प्लीज, वो है जो पाकिस्तान में होने वाला है, नाम है उसका इलेक्शन 2024। उसमें नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके पोस्चरिंग नए हैं, शक्लें पुरानी हैं। ये एक अजीब बात है। वो रिटायर नहीं हुए, उनका वही मसल है, चाहे वो 70 साल के हों या जो उनकी वही ख्वाहिशें हैं जब वो 30 35 40 के थे। तो ये एक अपनी तरह का मैच है, ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि उसमें जो बाप हैं वो रिटायर होने को तैयार नहीं है, जो बेटा है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं है बाप के आगे। जरदारी और बिलावल साहब की मैं बात कर रही हूँ। आप बाप से बाप पार्टी तो नहीं समझ रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है मैं दोनों ही समझ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अब जरदारी साहब ने तो इंतहाई अपना एक कॉन्फिडेंस शो किया है इलेक्शन कमीशन में। ये बहुत बड़ी खबर है मेरे लिए कि जरदारी साहब ने कहा है मुकम्मल एतमाद है, जो कहेंगे जो करेंगे उसको एक्सेप्ट करेंगे। इसकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं। एक तो उन्होंने कहा है कुछ तो कर दें हमारे लिए, हम कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर ही लेंगे। असल में यही है। ठीक है, असल यही अच्छा है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि हम तालियां बजा रहे हैं, हमें याद रखिएगा। ठीक है। अब तीसरा मुझे जो समझाना है आप दोनों ने वो ये है कि क्या जरदारी साहब को अभी तक बिलावल साहब ने समझा नहीं कि लीडर वही हैं, मैं सिर्फ उनका शैडो हूँ? क्यों? क्योंकि उनके जो बयानात हैं वो तो बिल्कुल ही नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुई तो पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आगे चलें। महंगाई गुर्बत बेरोज़गारी का हल सिर्फ हमारे पास है, कोई पुरानी पार्टी नहीं चलेगी। अच्छा, वोट की इज्जत के नुमाइंदे पाकिस्तान महंगाई लीग बन चुके हैं। ये क्या गुड कॉप बैड कॉप है या ये वाकई कोई कॉन्फ्लिक्ट है बाप बेटे में? ये मेरा लफ्ज़ आपने छीन लिया। ये 100 नहीं 200% मैच फिक्स है। अच्छा। और ये गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रेटजी, और इसके बानी जो है वो हमारे शरीफ बरादरान है। आपको याद होगा, अगर आप 2018 में चली जाएं तो आपको गुजरांवाले का जलसा मैं यहाँ बता नहीं सकता, जो अल्फाज थे नवाज शरीफ के, वो थी मकबूलियत कि बताओ ये लोगों मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा आइन तोड़ दिया जाता है, तुम्हें भूखा रखा जाता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सबसे हिसाब लेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा बात तो नहीं ना कर सकते इस चैनल पर, ठीक हो गया। उसके साथ एक बाइट हाउस करना था शहबाज शरीफ, वो गुड बॉय वो बैड बॉय। गुड बॉय बनता है वोट लेने के लिए, जिसको मैं सोहेल वड़ैच के लफ्ज़ बहुत हर बंदा अब यूज़ कर रहा है कि पाकिस्तानी सियासी सिस्टम में दो चीज़ें हैं, एक कबूलियत है और एक मकबूलियत है। मकबूलियत का मतलब है आपने लोगों से वोट लेने हैं, थोड़ी सी पॉपुलैरिटी। तो ये बिल्कुल जरदारी को आम आदमी नहीं, 70+ है और इस मुल्क का कोई वज़ीर सदर भी रहा है, वज़ीर आज़म उसने लगाया। तो उन्होंने ये सोचा है कि यार फर्स्ट लेडी का तो हमें पता है, लेकिन जो हस्बैंड होता है फीमेल फर्स्ट हस्बैंड कह लें, फर्स्ट हस्बैंड भी रहे हैं, चले फर्स्ट मैन भी रहे, चले फर्स्ट मैन भी रहे हैं। बहरहाल सवाल ये कि उन्होंने कल ये जो मैसेज देखें, बिलावल के मैसेज हैं वोटर के लिए, ये मैसेज है किसी और शहर के लिए, ताकतवर रियासत को कह लें, ताकतवर हल्कों को कह लें, वो लोगों को कह लें हु मैटर्स। तो उन्होंने उनसे कहा है कि जो शहबाज शरीफ की स्ट्रेटजी थी कि जनाब वो भाईजान को हम संभाल लेंगे, भाईजान तो हमें फजूल से बातें करते हैं, कह रहे बच्चे को हम समझा लेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है। बल्कि मैं आपको तीसरी बात भी बता दूं, ये स्ट्रेटजी शाह महमूद कुरैशी ने भी लगाने की कोशिश की थी कि यार वो जो चेयरमैन है वो तुम मकबूलियत पे चले जाओ, मैं कबूलियत पे चला जाऊंगा। और ये जो इस्लामाबाद से जो कल खबर आई ना, जो हमारी हाई कोर्ट ने बताया कि जनाब ये तो मरकजी मुल्ज़म है और इनकी छुट्टी नहीं हो सकती, इससे बड़ी मतलब गड़बड़ हुई है। ये क्यों हुआ है? उन्हें इतने ज्यादा गुड कॉप बैड कॉप नहीं चाहिए सिस्टम को, ये क्यों उन्हें रोका गया है? नहीं, अभी मलिक साहब कह रहे थे कि आपने उनकी बात मुखी ले ली। मलिक साहब ने जो गुजरांवाला का कहा, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आपने उनकी भी तरबियत कर दी है। अच्छा। ठीक है ना? मैंने अल्फाज नहीं इस्तेमाल की, मुझे लगता है तरबियत मेरी हो रही थी, इनकी हो गई है। पुठे पै गए। अच्छा। तो मैं तो ये समझता था कि ये मियाँ साहब के बड़े चाहने वाले हैं। नहीं, ठीक है ना? मैंने सोचा था कि नहीं, तुम्हें नहीं पता कल हमने शो करना है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। नहीं बताओ मुझे, तुम्हें नहीं पता कल हमने क्या आप भूल जाते हैं कि हमने कल भी शो करना है? मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए, अगर ये वाली बात इनकी मान ली जाए कि कल भी हमने शो करना है, तो फिर इसका मतलब ये कि क्या हम लोग एक मशीनें हैं जो बोल नहीं सकते या कह नहीं सकते?
कह तो रहे हैं, ठीक है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम कह तो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएंगे गुड कॉप और बैड कॉप पे। मलिक साहब का कहना गुड कॉप बैड कॉप, मैं कहता हूँ ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए, आप किसी चीज में पकड़े गए, आप सबके कहेंगे कि इस्तेकाम पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ठीक है। जैसे आज अली नवाज चले गए जी, जरदारी साहब कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? वो अपनी मुजम्मत खुद करेंगे, ठीक है ना। अब सुन ले, वो क्या करेंगे? वो अपने पिछले सारे जो वो कर चुके हैं वो उसकी मुजम्मत करेंगे। तो ये जरदारी साहब का सॉफ्टवेयर ही नहीं, हार्डवेयर भी अपडेट हो गया है। अच्छा, ठीक है। बिलावल का कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। वो क्या nobody takes him seriously? नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा। ये पॉजिटिव बिलावल के हक में बात कर रहा हूँ। अच्छा। एक गांव में आ गया सैलाब, तो सब अपना सामान उठा के भाग रहे थे, तो एक बाबा वो ना हुक्का पकड़ के छत पे बैठा गाने गा रहा था, तो किसी ने कहा पाजी सामान चुक सैलाब आ गया। उन्होंने कहा गुरबत आजी मजा है ना, साढ़े कुल कुछ है ना, हमें किसी का डर है। बेचारे उसने अभी कुछ किया ही नहीं, तो उससे किस चीज का कि मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता हूँ? ये जरदारी वगैरह जो लोग हैं, इनके कौन से रिकॉर्ड हैं जो मुझे पता है तो और जगहों पे नहीं पता। लोग यूं करके कहते हैं ये हैं आप जनाब, ये है वो हुजूर, ये है वो जराए। हाँ, ये हैं आप, ठीक है ना। चाइना कटिंग भत्ता, हाँ। माफिया, चीनी फैक्ट्रियों पे कब्जा, और क्या कहते हैं लूट मार की इंतहा। आप कैसे भाई टकरा सकते हैं? आप बयान दे सकते हैं और उसके बाद दुबई जाके भाग छुप सकते हैं 2-2.5 साल के लिए। सो ये इट्स नॉट लाइक दिस के जी कोई बैड कॉप वो उन्हें पता है भाई कि मेरी हैसियत क्या है जो मैं सिस्टम को चैलेंज करूं। ऑप्शन ही कोई नहीं है उनके पास, ही हैज नो ऑप्शन। अच्छा, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई नहीं कर सकते बेचारे। कर सकते, ठीक है ना। क्या करे, अपने खिलाफ ही करने के कहेंगे कि जी मैं पीपल्स पार्टी छोड़ के पीपल्स पार्टी नहीं आ रहा हूँ। तो नहीं, मैंने जो किया था, मेमो गेट किया था, ये किया था, वो सब गलत। वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने कि मैं इस्तेकाम पार्टी में जा रहा हूँ, तो जहांगीर तरीन साहब ने कहना साडा कसूर की है। वो वाहिद होंगे जिनको नहीं लेना पसंद करेंगे। आपको थोड़ा सा वो आपने जो शुरू में हल्का सा मजाक किया था ना, मैं थोड़ा सा वाज़िया कर दूं। मैं आपको बताने लगा हूँ बाप का बाप कौन है। वो सबको पता है। किसको नहीं पता? क्या नहीं आपको नहीं पता, मुझे पता। चले आप बता। बाप का बाप ये हमारे यही जाने मन जरदारी साहब है। अच्छा, भारी जो भारी है ये अच्छा। हमारे आप हर बंदा वहाँ चला जाता है। वहाँ कहाँ? जो आपने कहा बाप का बाप, आपको क्या पता है मैंने क्या कहा? मैं जरदारी साहब को बता रहा हूँ। वो पूछे किस तरह जब 2000 इसका प्रोग्राम जो है ना 2016 में जब ये पनामा शरीफ को बम लगा है ना, तो 2017 में हुआ क्या है, वहाँ पे हुकूमत थी जो नवाज शरीफ की इत्तेहादी, ठीक है। तो वो एक बड़ा नाम शुरू हुआ था, आपको याद आ जाएगा कि जरदारी सब पे बारी। तो ये क्यों बारी हुए थे? क्योंकि इन्होंने, ये बाप के बानी है, ये इन्होंने पहला जो हमला किया था नवाज शरीफ पे, वो बलूचिस्तान से किया था। तो वहाँ से बाप पार्टी के जो बानी असल में है वो हमारे जरदारी साहब है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा सजरानी साहब के बारे में, दुनिया में तो दुनिया की गिनती उन्होंने बदल दी थी। 203 ममालिक है, उसमें सारी दुनिया गिनती है। इम्पैक्ट सारी दुनिया ने जब काउंट किया पाकिस्तान सेनेट, तो उसमें सजरानी साहब के वोट कम थे। तो जरदारी साहब ने एक ऐसी मैथमेटिक्स ईजाद की, मेरा भी दिल करता हम ट्यूशन ले ले, तो पता लगा जो कम वोट वाला वो चेयरमैन बना। तो ये इनकी 2 जो कामयाबी हैं, वो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था, ये एक मिस्ट्री बनी है बाप का बाप कौन है। ये लोग इसको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। बाप का असल बाप जरदारी का कंपटीशन फिर बहुत ज्यादा है। हमारी वजाहत कर दी। नहीं, मेरी बात मेहरबानी, आपने शुरू में इतना तहकीकी मकाला पेश किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। थैंक यू सर। नहीं देखें, लेकिन इन्होंने अपने बाप का बाप मान लिया उनको। हाँ, ये है। आप तो कहते थे और तीसरा बाप का गुस्सा भी है, ये भी सुन लें। जो इस वक्त जो नवाज शरीफ से जो जंग हो रही है ना, इस वक्त जो नवाज शरीफ की पीपल्स पार्टी से जंग हो रही है, उसकी सबसे बड़ा फैक्टर है कि यार ये बाप तो मैंने बनाई थी, ये तुम कैसे ले गए, बस इससे ज्यादा। अच्छा ठीक है, लेकिन ना मैं बाप का इधर उधर होना वैसे कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। मैं अर्ज करूं, देखें, ये जरदारी साहब हों, ये इस तरह के और सियासतदान जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बनाई और फिर यूं हो गया। मैंने बहुत सारे इलेक्शन इसी तरह मैनिपुलेट होते देखे, ठीक है ना। मैं ये समझता हूँ कि ये सारी सियासी गिद्धें हैं जो जमहूरियत के मरने का इंतज़ार करती हैं, ठीक है ना, और उसके मुर्दे को ये अपने पंजों से नोचती हैं, ये अपने उससे उसका गोश्त खाती हैं। यही वजह है, दुख हो कुछ भी हो, हम
मैं अपनी तमाम तर पाकिस्तानी मोहब्बत के बावजूद इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भाई इंडिया की इकोनॉमी हमसे बहुत ऊपर चली गई है, जो फैक्ट है, ठीक है, उनकी लीडरशिप की वजह से, ठीक है ना। बेशक वो चाय बेचने वाला वजीर आजम है, लेकिन चाय बेचने वाले वजीर आजम के खाते में कोई इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, ये आपने कैसी बात की है? आप ये बताएं कि अगर इंडिया में चाय बेचने वाला वजीर आजम बन सकता है, ये इटसेल्फ छोटी बात है? पाकिस्तान में बन सकता है? मैं यही देखे ना, कितना खूबसूरत जुमला है कि पाकिस्तान में इसलिए नहीं बन सकता कि पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ना, वो रजिया गुंडों में फंसी हुई है। चारों तरफ लोग वो खड़े हुए जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को चाय से कोई नहीं छोड़ी, वो बॉल पास ऑन करते रहते हैं एक दूसरे, ठीक है ना, और हमें बेवकूफ बनाते हैं। आज बिलावल को नजर आ रहा है कि ये महंगाई ली के 17 महीने बिलावल इस कौम के पैसों से पूरी दुनिया के अंदर सैरे करता रहे, ठीक है। क्या सुनना जरा जुनैरा, ये वजीर खारजा साहब, ना इंडिया हमारे साथ है, ना चीन हमारे साथ है, नाराज है हमसे। अफगानिस्तान के अंदर से जो कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है वो किसी से ढकी। तुमने क्या क्या सिफारतकारी की? तुमने पैसे पाकिस्तानी कौम के उजाड़ के, ठीक है, अच्छा, पूरी दुनिया की सैर करते रहे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पे हम अपने वजीर आजम साहब से, अपने वजीर खारजा साहब से, जब वो कुछ करके आते हैं, उनसे पूछ सके जी आपने क्या किया। जुनैरा देखिए, वो आपकी बात एक पढ़ी लिखी है। अब इस वक्त 16 मंथ्स की अकाउंटेबिलिटी बिलावल साहब की कौन कर सकता है? नहीं, वो इलेक्शन जमहूरियत का जो तस्वर है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। जमहूरियत का तस्वर है, आप एक पढ़ी लिखी बात करते हैं, इदारे होने चाहिए, मगर आसान जुबान में ये होता है कि आप वोट दें किसी को, ए को दें, बी को सी दें, डिलीवर ना करे तो नेक्स्ट टाइम ना दे। ये थॉट है। अब सवाल जो असल आप कर रही है ना, जरा थोड़ा सा संजीदा भी आज हो जाते हैं। फिर सवाल है कि पहले हम गैर संजीदा संजीदा होता है ना। संजीदा होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन के सिस्टम में फ्लॉ है, कि हमारा जो असल जो हम गेज करते हैं सिर्फ इलेक्शन के सिस्टम में कोई फ्लॉ है कि हमारा गुस्सा। देखे ना, जिस तरह राणे ने कितनी खूबसूरत बात की है कि भाई मैं अगर वोट देने जाऊँ, एज मेरा राइट है, तो मैं देखूंगी यार ये मेरा वजीर खारजा है ना, यार इतना कोई PhD करने की जरूरत नहीं, तो मैं देखूंगा यार इसने मुझे क्या दिया। ये वजीर सेहत रहे, मैंने देखना इसकी हुकूमत ने यार मुझे दवाइयाँ दी कि नहीं दी, मैं वोट दूंगा। ये है कॉन्सेप्ट सियासत का, ये है कॉन्सेप्ट जमहूरियत का। हमारे यहाँ कोई फंडामेंटल मसला है, अगर आप चाहें तो किसी दिन पूरा इसमें प्रोग्राम कर लेंगे कि हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा कि हमारी परफॉर्मेंस इलेक्शन में देखी जाए, वहां से इलेक्शन बेस्ड हम लोग, डिलीवरी बेस्ड इलेक्शन हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? ना डिलीवरी है, ना इलेक्शन फ्री एंड फेयर, सीधी सी बात है। इसको अगर बिल्कुल सम अप करें, लेकिन एक चीज इसमें ऐड कर लें, हमने अभी बात की कि वो बाप का बाप फलाना है, और मैंने फैक्ट बताया, ये सारे नहीं, मैं आपको चैलेंज नहीं बड़ा कर रही, फैक्ट बताया। हाँ, और आप जो कह रहे हैं कि ये 4-5 लोग ही एक दूसरे को बॉल पास करते रहते हैं और इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, इसलिए कोई फ्री एंड फेयर का कॉन्सेप्ट इस वजह से भी है ही नहीं। लेकिन गैलप सर्वे 2023 को अगर देखें तो एक ऐसा शख्स जो कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, उसको अखबार और ये सर्वे लिख रहा है कि पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, इसका क्या करना है? इसका तो मैंने जवाब आपको दे दिया कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें मकबूलियत और कबूलियत दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में, दुनिया भी ऐसे करती है, जब आप गलत मलत की मेरे से बहस ना करें, आप पे एक इल्ज़ाम लग गया कि आप रियासत के आगे खड़े हुए हैं, तो फिर आपके लिए रास्ता नहीं है। सिंपल मैं इसका ये जवाब दूँ। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अच्छा, अगर सिर्फ मकबूलियत हो और कबूलियत ना हो तो मकबूलियत जितनी मर्जी हो, ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। आपका आइन कह रहा है कि अगर किसी ने रियासत के सामने खड़ा हुआ है तो आप उसको माफ़ नहीं करेंगे। मैं आपको अपना आइन पढ़ लें। आप आइन तो कह रहे हैं, लेकिन या लोगों को भी आइन पढ़ाएं, लोगों से पहले पॉलिटिशियंस को आइन पढ़ाएं। वो ऐसी हरकतें करते हैं कि बार बार ऐसे नरगे में आते हैं, और मैं सबकी बात कर रही हूँ, सब पे केसेस हैं, सब फंसने के लिए तैयार हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करें सिर्फ, लेकिन ऐसी डील्स करते हैं कि उस नरगे में से दोबारा निकल जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत श्योरिटी के साथ ये बात कह रही हूँ कि पाकिस्तान में स्ट्रीट स्मार्ट होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग एजुकेटेड। आप एजुकेटेड हों ना हो, अगर आपको पता है कि स्ट्रीट स्मार्ट हैं, आपने कहाँ से रास्ता निकालना है, कहाँ से जाके बात करनी है, किससे बात करनी है, तो ये मुल्क आपके लिए आइडियल है। अगर आप रहते हैं पाकिस्तान में, पढ़ के आप बाहर से आए हैं, एजुकेशन आपके पास है, अवेयरनेस आपके पास है, फेयर प्ले, इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो फिर आप ज़रा मेरी तरह कन्फ्यूज़ ही रहेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक वंस अगेन।
सारी चीज़ें पाकिस्तान में पॉलिटिकली जिस डायरेक्शन में जा रही हैं वो तकरीबन यूँ समझें एक अग्रीड अपॉन सारा फार्मूला है। वाई आई से दिस बिकॉज कुछ लोगों से जो मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है, इसलिए नो नेम्स, उनके मुताबिक ये भी डिसाइडेड है कि इस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है नून लीग के साथ। इलेक्टेबल्स कहाँ किसको बिठाना है क्या है सब तय है, इसलिए नून लीग आपको इस जल्दी में भी नज़र नहीं आ रही कि वो सड़कों पे निकले। देखें आप कुछ ना कुछ बिलावल भुट्टो को बोलते हुए देख रहे हैं, इलेक्शन के लिए कुछ टोन सेट करते हुए देख रहे हैं। वो आपको ना नून लीग में से मरियम करती नज़र आ रही हैं, ना हमजा करते नज़र आ रहे हैं, ना शहबाज शरीफ, क्योंकि शायद ज़रूरत ही नहीं है। इस हद तक बात कही जा रही है कि अलीम खान इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। दूसरे अल्फाज में अगर इसको और तरीके से इंटरप्रेट किया जाए तो जिसने भी पीटीआई छोड़ी है उसको मुकम्मल तौर पे अकोमोडेट किया जा रहा है सिस्टम में। बेस्ड ऑन दैट पीटीआई ने पिछले दिनों एक मूव ये की थी कि पीपल्स पार्टी के करीब आने की कोशिश की थी। ये भी बातचीत हो रही थी कि शायद हम एक ऐसी ऑपोजिशन देखें आने वाले इलेक्शंस के नतीजे में जिसमें पीपल्स पार्टी और पीटीआई हमें दूसरी तरफ यानी कि ऑपोजिशन पे बैठी हुई नज़र आए। अब जबकि जरदारी साहब ने इलेक्शन कमीशन पे मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया है और बिलावल उसके मुकाबले में जो कह रहे हैं उसकी बारहा उतनी वेटेज नहीं है जितनी जरदारी साहब की है, तो फिर पीटीआई का नेक्स्ट स्टांस क्या होगा? बेशक हमने अभी बात की कि अकॉर्डिंग टू गैलप सर्वे 2023 इमरान खान रिमेन्स पाकिस्तान मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन, लेकिन एट द सेम टाइम एक हेडलेस सी पॉलिटिक्स पीटीआई में हो रही है। एक मीटिंग हुई है जिसको सब पॉलिटिकल कमेटी कह रहे हैं, यानी कि ये इस कमेटी का मुझे ये भी नहीं पता कि इसमें कौन लोग बैठे थे, इस कमेटी का क्या मकसद था, लेकिन इस कमेटी ने सैटरडे को बैठ के जो वेरियस इश्यूज डिस्कस किए हैं उसमें जो स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी आने वाले इलेक्शंस में देख रहे हैं। ये राना साहब किस डायरेक्शन में पीटीआई जा रही है? बिकॉज अब इस चीज़ की एक तो रेलेवेंस कोई नहीं रह गई, नंबर वन। नंबर टू, दूसरा इन्होंने फैसला कर लिया है अमेरिका में इन्होंने उस सफ़ीर के ख़िलाफ़ भी केस करना है जिस सफ़ीर का सारा मामला है, नोइंग दैट एवरीथिंग इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। इनके लिए कोई भी चीज़ पॉजिटिव नहीं है। ये मुस्तकिल ऑफेंसिव पे क्यों जा रहे हैं? क्या इनको थोड़ा सा इस वक्त ले लो करने की ज़रूरत नहीं है? लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जो सर्वे आपने चारों सूबों का कहा है, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। अच्छा। कि ये जाली सर्वे है। अच्छा। और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके। और ये हम उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, इस तरह के फजूल सर्वों की या सर्वों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है, ठीक है ना। और तो ये पैसे देके करवाते हैं? नहीं, ये किसने करवाया? जाली किस तरह हो गई? ये मुझे नहीं लगता कि यार हैसियत कैसे नहीं है, ये भी बताएं। मैं बताता हूँ कि ये पीटीआई वालों के पास तो अपनी जमानतों के पैसे नहीं है, तो वो ये सर्वे कहाँ से कराएंगे? ये किसने कराया है? ये जितने भी कह रहे जाली को, तो मेरे दोस्त ने मेरा बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मैं इसके रिजल्ट के ऊपर यकीन नहीं करता। अच्छा। ये इंतहाई फजूल, जाली, झूठे, ठीक है, और घटिया किस्म के सर्वे हैं। इनका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वाह, ठीक है। अवाम का बराह रास्त ताल्लुक है मियां नवाज शरीफ साहब से। अच्छा। और वो जब अपने जहाज़ में किसी भी शहर से गुजरते हैं तो नीचे जितने भी अवाम होते हैं वो उनके हो जाते हैं। अच्छा। और वो दिल से उनको सर्वे में वोट दे देते हैं। इसलिए अब वो ज़मीन पे पैर नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा। इसलिए और ये सर्वे मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ने एक दफ़ा मुंह का जायका बदलने के लिए 1-2 सर्वे कराए तो वो फिर जाली निकल आए, पीटीआई के हक में निकल आए। हाँ, नहीं वो मर्जी के नहीं, जाली, वो भी जाली। हाँ, धोखे के ऊपर कोई सर्वे कोई एक जो ठीक हुआ। हाँ, अगर कोई सर्वे जिसमें 90 सीटें मियाँ साहब की आई है ना, मैं उसको मानता हूँ 120 सीटें। हाँ, 220 भी हो सकती है। हाँ, तो वो मैं उसे मानता हूँ कि वो अवाम का सर्वे है। अच्छा। और अवाम ने अपने दिल से, उन्होंने 535 नहीं कह दिया जो कि कांग्रेस की सीट है। वो कह सकते थे। वो ना एक मेहमान है तो उसने संता के बच्चे से पूछा कि 20 कितने होंगे ने? उसने कहा जी 35। तो संता उठा, उसने अपने बेटे को ना 100 का नोट दिया, कहता शाबाश। वो चला गया तो मेहमान ने कहा कि यार 20 और 20 40 होते हैं, इसने 35 का तो कहते पहले तो 33 कहता सी 2 वधारते थे। बट तरक्की तो की ना उन्होंने भी, 120 तक चले गए। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सर्वों की कोई औकात हैसियत नहीं है। अच्छा। क्योंकि
ये सर्वे जिन लोगों ने से किए गए उनकी कौन सी हैसियत और औकात है, उनकी क्या अहमियत है इस सिस्टम के अंदर। अब आए हैं असल बात, ठीक है ना। ये अब आए हैं मलिक साहब के टाइम वेस्ट किया आपने। मलिक साहब के बकौल ये पावर गेम है और ये मुझे डायनामिक्स का नहीं पता, तो बताओ ये जो मलक को पता है, ठीक है, और मलक को सारा पता है कि वो ये ताकत की गेम कैसे होती है। लेकिन ना मैंने अपनी लाइफ में मार्कोस से लेके और रजा शाह पहलवी तक लोगों को जूतियां छोड़ के मुल्क भागते हुए देखा है। मैंने दुनिया को किसी और तरह देखा है, मलक ने दुनिया को किसी और तरह देखा है। ये जो गरीब अवाम है ना, ये जो भूखे नंगे लोग हैं, ये भूखे नंगे रहे, इन्हें बेवकूफ़ बनाते रहें। अब आप बिरयानी खिला दें, आप फर्श के ऊपर बिरयानी फेंक के ना और वो डब्बों में पैक भर के दें, इनकी औकात है ना। ये कीमे वाले नान खिला दें, इनकी औकात है ना ये, ठीक है ना। आप उनको 2-2 हज़ार रुपए का कह के जलसों में ले, इनकी औकात है ना ये, ठीक है। आप कर लें इस तरह। अगर 75-76 साल से इस पाकिस्तान के अंदर आपने यही खेल खेला और इसी तरह किया, तो आज हम देख लेना IMF से $1.5 अरब मांग रहे हैं और हमारा जो वो मुल्क है बकौल इसके $2 अरब की तो उन्होंने इस वर्ल्ड कप के अंदर कमाई की है। हमें फिर समझ नहीं आ रही, हम फिर सीखने पे तैयार नहीं है। हम अपने सामने लिखे हुए हम वो सरदार जी की तरह हैं जो घर से बाहर निकले तो केले का छिलका पड़ा था, उन्होंने उसे देख के कहा कि केले का छिलड़ आज फिर स्लिप होंगे। हमें केला नजर आ रहा होता है, फिर हम छिलक उस पर जान के पैर रख के स्लिप होते हैं। तो ठीक है भाई, मैं तो कह रहा हूं इन सर्वोस को आग लगाएं, खत्म करें इन सर्वों को। और ये बात ठीक है कि बाप तड़े ना ला गया, MQM तड़े ना ला गई, फला आ गई, भाई यही पाकिस्तान है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान इज। MQM पाकिस्तान है, बाप पाकिस्तान है। वो टूटे फूटे जो लोग हैं जो कल तक कह रहे थे गुनाह वोट देना, आज वो आपके साथ बैठे। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान। ये 24 करोड़ पाकिस्तानी नहीं है, दे आर फिल इन द ब्लैंक। ना मुझे तो सारी कहानी याद हो गई है तुम्हारी। अब मुझे तो नहीं, वो मेरी सुन लो, एक कहानी है वो, एक नहीं मलिक साहब मेरी एक सुन लो बात। पता क्या है, मुझे याद होगी सारी कहानी। अल्लाह करे कि तुम्हें याद हुई है, उनको भी याद हो जाए जो इस मुल्क के साथ ये इस तरह कर रहे हैं। कोई याद नहीं। ठीक है। अच्छा खैर, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आप उनको मजा लिए जा रहे हैं, उनको आप ऑफेंसिव पे डाले जा रहे हैं। बताएं अब कि PTI किस डायरेक्शन में जा रही है, वो बाकी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रही है। किसी और को इस वक्त जरूरत है PTI की, किसी और पार्टी को? सिंपल सी बात है, जो मुझे पीपल्स पार्टी से शुरू कर दें, जो मुझे समझ आ रही है। बिलावल ने एक और इंटेलिजेंट मूव किया, उसको लगा कि इस मुल्क में अपोजिशन भी कोई नहीं रहेगी। I hope you understand what I'm saying. I understand, but I don't agree कि ये बिलावल ने सोचा होगा। चले जिसने भी सोचा है, इस वक्त पीपल्स पार्टी ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम अपोजिशन का फेस बने। अगर आप गौर करें, आप उसकी डेली बयान पढ़े, कोई ना कोई रोज वो नून लीग को हिट कर रहा है और उसको हिट कर रहा है जब वो एक ऐसे लग रहा था जैसे कोई मतलब सके दो इकट्ठे हो गए हैं। वजीर आजम आपका मेरी गुजारिश ये है कि आप 16 साल एक वजीर आजम जिसको आप बड़ा भाई कहते थे, जो भी कहते थे, आपने 16 माह तो आपने कभी उसकी खामी नहीं निकाली कि लीडरशिप ठीक नहीं, फैसले ठीक नहीं। उसकी वजह बताओ। अब आपको सारे नजर आने शुरू। जी, वो 16 माह का जो सेटअप था ना, वो आगे भी चलना है। अच्छा, आगे भी चलना है। आप पहले ही वहाँ पे पहुँच गई हैं। प्लान ये है कि हम खेलेंगे अपोजिशन। जब आप अपनी यहाँ पे मेज पे अपनी सीटें बताएंगे, वजीर खारजा तो बिलावल बन ही जाएंगे। इतनी सी बात है, वजीर खारजा तो वो बन ही जाएंगे। इसमें PTI का उसको मेरे से ज्यादा पता है कि जब मैं बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि ये मसला मकबूलियत का नहीं है, ये पॉपुलैरिटी का नहीं है। हम भी नहीं कह रहे कि ये पॉपुलैरिटी है, लेकिन PTI ने का इस वक्त बेस्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है? मेरा ख्याल है कि उनको ये तासर सुबह दोपहर शाम एक ही देना चाहिए। वी आर नॉट अगेंस्ट दी स्टेट, हमारी रियासत से कोई लड़ाई नहीं है, ये मेरा मुल्क है, ये रियासत के साथ है हम। वो उनको ये बात ही नहीं समझ आ रही। तो आपके ख्याल में वो ऐसा नहीं कह रहे भाई? अब मेरा पॉइंट सिर्फ आप मतलब मुझे अच्छी तरह याद है जब खान साहब आपने गए वहाँ पे अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में 9-10 मई में, तो जज साहब ने कहा कि ये जो कल का वाकया हुआ आप इसको कंडेम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ा लीडर होने का काम था। वो कहता है यार ये मेरा मुल्क है, ये मेरी फौज है, मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे कौन इसको हाथ लगा सकता है, चाहे वो मेरी पार्टी हो, किसी की पार्टी हो। छोटी सी बात थी, आपने उसको एक झिझक बना लिया, अपने पे सर पे लगा दी। अगलों ने पासन का आइन खोल लिया कि जनाब आपने आइन, यार ये वजीर आज़म आपका कह रहा है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करें? अब मेरा ख्याल है इनको रिट्रीट करना चाहिए, इनको ये पोजीशन पे वापस जाना चाहिए कि ये रियासत भी मेरी है, ये मुल्क भी मेरा है, ये वोटर भी मेरे हैं, इनको इस बुनियादी पॉलिसी से हटना पड़ेगा। अच्छा, अगर वो इससे हट भी जाते हैं तो एक्सेप्टेंस मिलेगी? मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्टेंस मिलेगी उन्हें। अच्छा,
जो उनके लिए लिख दिया गया है, मुझे तो वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लिखा हुआ बदल भी जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं वो जब बदल जाएगा तो मैं कह दूंगा कि बदल गया। अभी तो मुझे जो लिखा हुआ नजर आ रहा है, अच्छा, वो यही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, नहीं मैं माइनस दैट बात कर रही हूँ जी, मैं अर्ज करने लगा, तो उससे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। जजेस अमूमन इस तरह के जुमले नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो उन्होंने कह दिए। बाकी जो पीटीआई बचती है, देखें वैसे क्या बचा है, बचेगा, बहुत कुछ बच जाता है। मतलब लीडरशिप में कौन है? मैं अर्ज करता हूँ कि बाज़-औक़ात लीडरशिप खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो लीडरशिप के लिए कोई ख़ास यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है जहाँ पे लीडरशिप घरों में बनाई जाती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन में अगर वो हिस्सा ना भी लें या उनको हिस्सा ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, हिस्सा मिलेगा वैसे? आई डोंट थिंक सो। बैलेट पेपर पे होंगे? मैं नहीं समझता कि बल्ला उस तरह होगा। मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि रियासत से नहीं टकराना चाहिए, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अगर इमरान खान रियासत से टकराए तो उनको इसकी सज़ा अगर मिलती है तो मिलनी चाहिए, ठीक है। इमरान खान हो सकता है मेरे बहुत मोहब्बत हो, इश्क हो, मोहब्बत हो मेरी, लेकिन मुझे तो इस वतन से, इस मट्टी से इश्क है ना। मैं तो इस मट्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं इस वतन के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि मेरा बाप कुर्बानियाँ दे के अपने ख़ानदान को कटवा के इस मुल्क में आया था, तो मैं इस मुल्क से तो दूर नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत है ना, उसको थोड़ा सा कुछ जगहों पे रहम कर देना चाहिए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वो नहीं थे और वर्गलाए में और माहौल के उसमें आ गए, थोड़ा सा वो हवा ठंडी आनी चाहिए। वैसे शेख रशीद साहब यही बात कर रहे हैं जो राना। और दूसरी चीज़, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस, लेकिन उनकी कोई सुन भी रहा है? ना सुने। जैसे ये कहता है, एक बात मैंने, जैसे ये कहता है कि तेरा रोना मैंने याद हो गया, ठीक है। बात ये है कि अगर मेरे पास रोने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा। मेरे हमारे दोस्त हैं चौधरी अकरम साहब, नवाए वक्त में वो कालम लिखते हैं। वो अपने कालम के नीचे ना कोई गज़ल कुछ देते हैं। उन्होंने आज जो अपना कालम लिखा उसमें एक गज़ल थी, उसके 2-3 शेर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि सिचुएशन के हवाले से। वो कहते हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। और खाली है चारा गरो, होंगे बहुत मरहमदा, पर मेरे ज़ख्म नहीं ऐसे कि भर जाएंगे। ये ज़ख्म बहुत गहरे हैं। 75 साल से इस कौम को ज़ख्म लगा रहे हैं आप। 75 साल से इस कौम का खून और गोश्त नोच रहे हैं आप। आपके बच्चे खरबोपति हो गए, आपकी पूरी दुनिया में जायदादें बन गई। मेरे बच्चों को क्या मिला? किस चीज का नाम है आज़ादी? ये समझना होगा हम सबको कि चले ये भी इलेक्शन आप जीजिए, हो सकता है आप अपोजिशन भी आप भी और हुकूमत भी आप भी, बट हाउ लॉन्ग ये सिस्टम कब तक चलेगा? लेट्स सी, 75 साल भी तो रह गया है ना, कभी तो बदलेगा ना। लेट्स सी। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि आज ज़्यादा बात मैंने आपके बारे में की, तो मुझे बहुत ज़्यादा आपकी ख़बरें, जो कुछ आपने कहा वो सुनना भी पड़ा, पढ़ना भी पड़ा, और वो सारा पढ़ के मैंने सोचा कि ये सारी बातें आप जानते हैं एक्चुअली, कि दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डिलीवर टू द पीपल। क्या चाहिए लोगों को? तालीम चाहिए, सेहत चाहिए, ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं। एक तो आपने ऑक्सफोर्ड में पढ़ लिया होगा, दूसरा आपने अब बोलना भी शुरू कर दिए, उर्दू भी पहले से बेहतर है, पाकिस्तान में रह भी लिया है, उसके फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, डायनेमिक्स आप समझ चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ कैंपेन की हद तक लेके आप भी कब तक चलेंगे? आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप में भी वही करना है जो आपके वालिदैन करते रहे हैं या आपके बुज़ुर्ग करते रहे हैं, जो उन्होंने मॉडल अपनाया फ्यूडलिज़म का, आपने भी वही करना है, तो आप ज़रा अर्ली रिटायरमेंट ले के सियासत से एक प्रेसिडेंट सेट कर दें कि जी मैं ये सब नहीं कर सकता जो आज तक इस मुल्क में होता आया है, मैं तो डिफरेंट तरीके से रन करना चाहता हूँ इस कंट्री को, तो कुछ इज्जत बन सकती है। अदरवाइज़ ये बातें भी नो, ये सिर्फ इलेक्शन से पहले होती हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Welcome back once again. और US lawmakers have asked Biden administration to withhold assistance to Pakistan.
तकरीबन 11 मेंबर्स यूएस कांग्रेस के जिसकी सरबराही इल्हान उमर कर रही हैं, जो कि मुसलमान हैं, बड़ी एक्टिव कांग्रेस वुमेन हैं, पाकिस्तान का दौरा भी कर चुकी हैं, उन्होंने इसको लीड किया है और इस लेटर को ड्राफ्ट किया है जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा है कि विदहोल्ड की जाए फ्यूचर असिस्टेंस टू पाकिस्तान, या जो अमदाद दी जाती है पाकिस्तान को उसको रोका जाए। और उसकी वजह ये दे रहे हैं कि अनटिल द कंट्री रेस्टोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एंड होल्ड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये वहाँ के लोकल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है और ये डॉन में भी पब्लिश हुआ है। इसके अलावा जो उसमें कंसर्न्स जो किए गए हैं वो परसिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो कि पिछले दिनों हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हादसा हुआ, उसको मेंशन किया गया है, ब्लास्फेमी लॉज का जिक्र किया गया है उसमें, और साथ जो शिया कम्युनिटी गिलगित बल्तिस्तान में जिनको हिट किया गया है, जो कि टारगेट हुए हैं, उनको बीच में कोट किया गया है। यानी ऑल इन ऑल ये कहा गया है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस, पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के राइट्स, ये सब कुछ सही तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं चल रहे। जब तक ऐसा ना हो, हमारा जो मिशन है इन पाकिस्तान वो असिस्टेंस देना, अमदाद देना बंद करे। ये बड़ा सीरियस है मेरा ख्याल है, लेकिन द फैक्ट दैट इल्हान उमर इज़ लीडिंग इट, वी ऑल नो कि इल्हान उमर जो हैं वो आके पीटीआई चेयरमैन से मिलती भी रही हैं, यंग है, बड़ी मुसलमान, बड़ी एक्टिव मुस्लिम कांग्रेस वुमेन हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि वी ऑल नो कि वहाँ पे लॉबिंग के बगैर कुछ भी नहीं होता। हर बिल के पीछे, हर लेटर के पीछे कोई ना कोई लॉबिंग मौजूद होती है जो सेनेटर्स को ये कन्विंस करती है कि ये लेटर लिखा जाए या ये मूव की जाए। ये तरीका है यूएस में पॉलिटिक्स करने का। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, मैं आपसे भी कुछ सवाल करना है। मैं थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए 2-3 चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस मैन का मतलब, जिस तरह हमारे यहाँ अंदाजा होता है ना, पंजाब असेंबली में सेनेटर इज समथिंग डिफरेंट, हर स्टेट से 2 सेनेटर हैं, सुपीरियर वो हैं, तो ये किसी अपनी रियासत से वहाँ से आई हैं, ये इनका क्या कहते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मैं थोड़ा सा क्योंकि सेनेटर से कंफ्यूज नहीं। दूसरा उन्होंने जो लिखा है, आप मुझे बल्कि थोड़ा सा सिस्टम मैं चाह रहा हूँ आप मजीद एक्सप्लेन करें। मुझे ये समझ आई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 11 जैसे हमारे एमपी हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ बेसिकली कि उन्होंने पास के, क्योंकि इतना मुझे पता है कि जब अमेरिकन एड्स जिस मुल्क को जाती है ना, ये अमेरिकन लॉ है कि अमेरिकन सदर एक सर्टिफिकेट पे साइन करता है कि ये पैसे जो सेनेट ने या कांग्रेस ने दिए आप दे दें, मैं सर्टिफाई करने लगा हूँ कि ये मुल्क में इंसानी बेसिकली वो एक बिल होता है। ठीक है ना, अब आप समझ गए, मैं सही समझा। मेरा सवाल ये है कि ये तो फिर इस तरह हो गया ना कि अब अगर आप 11 बंदों को मैं अप्रोच कर लूँ, लॉबिंग कर लूँ, उनको इन्फ्लुएंस कर लूँ, तो वो अपने सदर को उन्होंने बेसिकली लेटर लिखा कि जनाब आप जब पाकिस्तान को एड्स दे तो आप ये चीज़ें देखें, तो ये कोई लॉ तो नहीं ना हुआ, ये तो इतनी सीरियस बात नहीं है। अब आप मुझे जरा एक्सप्लेन करें। नहीं, हमारे लिए तो ये सिर्फ इसलिए सीरियस है कि इट इज़ अ न्यूज़। ये न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि तो ये लॉ नहीं है कोई। ये लॉ नहीं है। देखें, होता ये है कि जो पूरी एक 535 मेंबर्स की कांग्रेस है, वो उनकी लेजिस्लेटिव ब्रांच है कि वो लॉ मेकिंग करती है। टोटल नंबर इज़ 535 में से 100 सेनेट में होते हैं, बाकी बच गए 435 वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में होते हैं। बिल्कुल हमारी तरह वो अपनी अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई बिल फ्लोट होता है तो उस बिल को पास करने के बाद दोनों हाउसेज में से प्रेसिडेंट के आगे प्रेजेंट किया जाता है, जो उसको या साइन करता है, अप्रूव करता है, या वीटो कर देता है। अच्छा, वो ना कभी प्रेसिडेंट उसको वीटो कर सकता है। अगर वो वीटो करता है, वो साइन वापस होने के लिए वो दोबारा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सेनेट में, और दोनों में 2/3 मेजॉरिटी लेके फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास अगर आ जाए तो फिर प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे लगता है मैं थोड़ी गुस्ताही करना चाह रहा हूँ, राना साहब का टाइम थोड़ा सा लेने। मैं आपसे सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप क्योंकि लेटेस्ट आई हैं, ओवरऑल ज़रा राना साहब का एक सवाल मुझे याद आ गया। आपने पूछा था कि पाकिस्तान का जो अमेरिकन सिस्टम में जो एक अहमियत थी या है, उस पर आप क्या कहती हैं? ये क्योंकि ये बिल्स जो है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जब अमेरिका पाकिस्तान से सॉफ्ट होता है तो मुझे याद है बिल साइन हो जाते हैं, जब आप सॉफ्ट नहीं होते तो साइन भी नहीं होते। आप भी इसको थोड़ा इस पर कोई ऐड करना चाहिए तो कर लें। नहीं, आपने सही सवाल किया है। मैं तो कहना इख्तिताम भी आज प्रोग्राम था, तुसी कर लेना। अच्छा बताइए। नहीं, देखें, ये जब तक ये दोनों हाउसेस से अप्रूव होके
प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता, इस पे एक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, दिस इज टू बिग अ थिंग ना, ये छोटी चीज़ नहीं है कि आप एक मुल्क को, चाहे इस वक्त रेलेवेंस है या नहीं है, लेकिन एक मुल्क को जो इस वक्त अमदाद जा रही है या जो भी चीज़ जा रही है उसको रोकने का जो बिल है, जब तक उसको प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा आप उसे रुकवा नहीं सकते। तो ये एक मूव जो की जाती है ये कई दफ़ा सिंबॉलिक भी होती है कि जी एटलीस्ट कुछ सेनेटर्स ने, कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस मसले को आइडेंटिफाई ज़रूर किया है। तो मेरे ख्याल में तो ये उतना ही है, बाकी आप इसको कैसे देख रहे हैं? बात ये है कि उन्होंने जो भी किया, एक तो हम किसी को मौका क्यों दें? अगर कोई हमारी तरफ उंगली उठाता है तो हमें कुछ चीज़ों को तो खुद भी देख लेना चाहिए कि हम किसी को क्यों मौका दे रहे हैं। नहीं, सबसे उससे भी बड़ी बात, व्हाई डू वी हैव टू लिसन टू देम? वो तो हम मजबूर हैं ना। अमरीकी सफ़ीर आता है तो हम उसे बाहर तक लेने जाते हैं, फिर वीडियो बनवा के पूरे मीडिया पे चलवाते हैं। वो चलो, मैं तो एक असली बात कर रही थी, आप एक रियलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं ये अलहान को और इसको मैं इनको, दिस इज ऑल बुलशिट, बिकॉज अगर इनमें इतनी ही इंसानी हकूक की वो हो तो ये फ़लस्तीन के ऊपर क्यों नहीं कोई करारदाद पेश करते? अफगानिस्तान के अंदर मरने वालों, इराक के अंदर मरने वालों पे क्यों नहीं करते? ठीक है ना। जो आग का शतीर इन्हें नजर नहीं आ रहा, पूरी दुनिया के अंदर आहो बका मची हुई है फलस्तीनियों के लिए, उसके लिए तो कोई करारदाद पेश नहीं करते। पाकिस्तान के लिए करारदाद पेश कर देते, क्योंकि गरीब की जोरू सबकी भाभी, हम कमजोर लोग हैं, उनसे भीख मांग के खाते हैं, हमारे पे वो जो मर्जी कर सकते हैं। बात बिल्कुल ठीक है राना साहब की, बट द थिंग इज के माइट इज राइट का कानून दुनिया पे चलता है। वर्ल्ड ऑर्डर में यूएस इज कॉलिंग द शॉट्स, उनका जब जो दिल करता है वो कर देते हैं और हमें उस पर अमल भी करना पड़ता है। दिस इज़ अ फैक्ट। उनके अगेंस्ट खड़े होने का मतलब है ईरान जैसा मॉडल बनना, वो नेशंस की चॉइस हमेशा होती है। लेकिन बहरहाल जो लोग इस चीज़ पे खुश होते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई चीज़ मूव हुई है किसी बाहर की सेनेट में, उनको सिर्फ ये सोच लेना चाहिए कि फिर बार बार ये शिकायत करना कि वो इंटरवेंशन क्यों करते हैं, तो ये भी इंटरवेंशन नहीं होती है। इस किस्म के बिल्स पास करना और इस किस्म की बातचीत करना कि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ ये हो रहा है, हालांकि आप असिस्टेंस दे रहे हैं एक पूरे जेनोसाइड को और पूरी दुनिया देख रही है। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आई सी यू नेक्स्ट वीक, उसकी वजह यह है कि हमारा प्रोग्राम कल रात को 8 बजे दोबारा नशर होगा। मंडे से लेके थर्सडे तक हमारा टाइम चेंज हो गया है, तो आई सी यू टुमारो वंस अगेन। सी यू टुमारो।